नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह फ्रॉम द मेडिकल उपचार चैनल। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद आया है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ने के बाद सीधे सीधे हम पहुंचते हैं पढ़ने पर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमने जहाँ से ख़त्म किया था, जो कि एस्कल्टेशन शुरू किया था, फिर एस्कल्टेशन ख़त्म होने के बाद जो कि हिस्ट्री टेकिंग ऑफ दी लंग्स ख़त्म हो गया था। फिर आज का जो नया टॉपिक है वो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है? एक्यूट ब्रोंकाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन दी ब्रोंकस, यानी सडन सडन कोई भी ऐसा कंडीशन आ जाए, कोई भी एबनॉर्मल ऐसी कंडीशन आ जाए जब कोई जो हमारी ब्रोंकस है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, उसमें सूजन आ जाए, ये वो एलर्जिक कंडीशन हो, स्टिचर हो, या कोई भी ऐसा अनवांटेड चीज़ हो जिससे हमारी जो ब्रोंकस है वो नैरो हो जाए। सफोकेशन के केसेस में, स्मेल के केसेस में, एलर्जिक की कंडीशन में, या कोई फॉरेन बॉडी ऐसी बॉडी में एंटर करती है जिसके वजह से तो पेशेंट को डिस्निया, पल्पिटेशन वगैरह वगैरह की दिक्कतें आती है। तो ये सारी चीज़ें एक्यूट ब्रोंकाइटिस में आता है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस को समझने से पहले सबसे जो मेन टॉपिक होता है वो क्या होता है, आपके दिमाग में क्या चीज़ आना चाहिए, ये जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आने की कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरियल कॉज भी हो सकता है। तो जो सबसे मेन कॉज है एक्यूट ब्रोंकाइटिस का वो है एलर्जेंस का कंडीशन। कोई भी एलर्जिक कंडीशन, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो जाए या अस्थमेटिक एलर्जेंस हो जाए जिसके वजह से ब्रोंकस जो है, हमारी ब्रोंकाई जो है वो नैरो हो जाए, यानी उसमें सूजन आ जाए, जिससे हमारा जो एयर है इनहेल और एक्सहेल करने में दिक्कतें आए, उस चीज़ को एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस सडन केस में होता है, एक्यूट में केस होता है, अचानक से होता है। वो कब होता है? जैसे आप मान लीजिए आप रात में इस समय ठंडी का मौसम है, आप मान लीजिए रात में हीटर लगा के सो रहे हैं, आपने विंडो सारे ऑफ कर रखे हैं और आपने डोर भी क्लोज कर रखा है। रात में आपको पता नहीं चलता है, आपकी सांस फूलने लगती है, और आपने सुना होगा कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि सफोकेशन के वजह से दम घुटा और पेशेंट या मतलब उस व्यक्ति की डेथ हो गई। तो ये ऐसी ही कंडीशन है कि यहाँ पे ब्रोंकस में सफोकेशन जैसा फील होता है। ब्रोंकस में जो ब्रोंकस है वो नैरो हो जाता है धीरे धीरे करके एलर्जिक कंडीशन से, और वो सफोकेट करके उसकी डेथ हो जाती है, यानी दम घुट जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो इसके कॉजेस हैं, वो सबसे बड़ी कॉज है, हमने बताया एलर्जेंस। एलर्जेंस होने के नाते जो हमारी ब्रोंकाइटिस है वो नैरो हो जाती है, यानी जो ब्रोंकाइटिस का जो सरफेस एरिया है, यानी जो ब्रोंकाइटिस का जो सरफेस एरिया है वहाँ पे जितनी जगह हैं, जितनी सारी ट्यूबुलर जगह हैं वो नैरो हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं, वहाँ पे कंजेशन टाइप का बन जाता है। तो अब ऐसा कंडीशन बनेगा तो जाहिर सी बात है जो हमारा टाइडल वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। तो टाइडल वॉल्यूम अगर नॉर्मली 500 ml है, तो अगर टाइडल वॉल्यूम कम हुआ तो जो हमारा ब्रोंकस है वो इन्फ्लामेशन यानी हो गया, सूजन आ गया, तो जाहिर सी बात है पेशेंट को सांस लेने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पेशेंट को डिस्निया की प्रॉब्लम होगी, टैकिपनिया की प्रॉब्लम होगी। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि उसको स्वेटनिंग आए, उसको एक्सर्शनल डिस्निया आए, नॉक्टर्नल डिस्निया आए, ऐसे ऐसे कई सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। अब अगर इसका क्लिनिकल फीचर्स देखें तो सबसे बड़ी जो क्लिनिकल फीचर्स होता है इसमें पेशेंट को डिस्निया, सबसे बड़ी डिस्निया कौन सी हो सकती है? वो ब्रोंकियल डिस्निया हो सकती है, यानी पल्मोनरी डिस्निया कह लो, एक्सर्शनल डिस्निया, कभी कभी नॉक्टर्नल डिस्निया भी होता है। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब अगर पेशेंट को हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि अगर पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन करवाएं पेशेंट का, कॉजेस हमने पढ़ा और क्लिनिकल फीचर्स पढ़ा। अब इसको जानने के बाद हम लोग अगर कंफर्म करें कि डिस्निया के चांसेस हो सकते हैं, तो उसको कंफर्मेशन के लिए सबसे बड़ी जो मेन है वो क्या है? प्रोविजनल डायग्नोसिस बन गई है। फाइनल डायग्नोसिस बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? फाइनल डायग्नोसिस बनाने के लिए पेशेंट को इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट्स करवाएंगे। सबसे बड़ा जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एलर्जेंस के वजह से या कोई इन्फेक्शन के वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, तो फिर क्या करवा सकते हैं? सबसे पहले सीबीसी करवाएंगे। क्योंकि सीबीसी इसलिए करवाएंगे क्योंकि
सीबीसी में क्या होता है, ल्यूकोसाइटोसिस की जो संख्या है वो बढ़ जाती है। और फिर इसमें क्या कराएंगे, एबीजी करवा लेंगे। एबीजी क्यों करवाएंगे, क्योंकि CO2 की जो परसेंटेज होती है वो ब्लड में बढ़ जाती है। फिर चेस्ट एक्सरे सबसे बड़ा जो है चेस्ट एक्सरे करवाने का, क्योंकि वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो ब्रोंकस है, दोनों ब्रोंकस जो राइट ब्रोंकाई और लेफ्ट ब्रोंकाई जो डिवाइड हुआ है, वहाँ पे जो एंगल होता है जिसको कैरिना बोलते हैं, वो एंगल बढ़ जाता है। तो ये सारा देखने को मिलेगा। चेस्ट एक्सरे हो गया, सीबीसी हो गया, एबीजी हो गया, ठीक है। अब इसमें स्प्यूटम टेस्ट करवाएंगे। स्प्यूटम टेस्ट कौन सा होता है, AFB, एसिड फर्स्ट बेसिलाई। एसिड फर्स्ट बेसिलाई स्प्यूटम टेस्ट करवाएंगे, उससे कंफर्म हो जाएगा कौन सी एलर्जेन, कौन सी बैक्टीरिया इसमें आ रही है। फिर इसमें हम लोग करवाते हैं कि चेस्ट एक्सरे करवा लिए। फिर इसमें सबसे बड़ी जो है लंग्स फंक्शन टेस्ट करवाते हैं कि हमारे जो लंग्स में तो दिक्कत नहीं है, ये जो दिक्कत है वो लंग्स फंक्शन में तो दिक्कत नहीं है, जो हमारा ब्रोंकाई है उसके चलते कहीं लंग्स में तो ऐसी फंक्शनिंग में दिक्कत तो नहीं आ रही है, हालांकि टाइडल वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो जाता है। तो इतने सारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो मेन है। सबसे बड़ा जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें लंग फंक्शन टेस्ट है इसमें, और चेस्ट एक्सरे है। चेस्ट एक्सरे से हम लोग जान जाएंगे कि यहाँ पे ब्रोंकाइटिस की दिक्कत आ रही है। कभी कभी ब्रोंकोस्कोपी भी करवाते हैं। ब्रोंकोस्कोपी से पता चल जाता है जो हमारा जो इनर लाइनिंग स्ट्रक्चर है ब्रोंकस का वो नैरो हो गया है। अब इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ी ट्रीटमेंट इसका होगा कि अगर हम लोग एलर्जी जान लेंगे किस चीज़ से एलर्जी आ रही है, प्रोविजनल डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद जब फाइनल डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे तो हम लोग अगर जान लेंगे किस चीज़ से उसको एलर्जी हो रही है, कौन सा चीज़ उसको दिक्कतें दे रहे हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करेंगे, यानी अवॉइड एलर्जेंस, अवॉइड दैट सब्सटेंस विच जो कि एलर्जी दे रही है, एलर्जिक कंडीशन डेवलप कर रही है। सेकेंड, उसमें पेशेंट को स्टीम इन्हेलेशन करवाएंगे। स्टीम इन्हेलेशन इसलिए करवाएंगे क्योंकि वहाँ पे जो जब स्टीम जाएगी तो वहाँ पे टॉपिकल अटैक करेगा, टॉपिकल क्योर करेगा, जिसके वजह से जो हमारा ब्रोंकाई है, जो ब्रोंकाइटिस हो गया, सूजन हो गया, वहाँ पे कम हो जाए। ऑक्सीजन इन्हेलेशन करवाएंगे, SOS, अगर दिक्कतें आ रही हैं तो। और इसमें अगर मेडिकल थेरेपी देंगे तो मेडिकल थेरेपी में इन्हेलर देंगे, ब्रोंकोडाइलेटर देंगे, और एस्थलीन देंगे, और रोटा कैप्स देंगे, ऐसे बहुत सारे। और अगर एंटीबायोटिक में देखा जाए तो एंटीबायोटिक में क्या दे सकते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, और एजिथ्रोमाइसिन मल्टीविटामिन दे सकते हैं, अगुमेंटिन दे सकते हैं, और फिर अगर एंटीपायरेटिक देते हैं, फिर इतनी सारी जो मेन कॉजेस, मेन ड्रग्स हैं वो देते हैं। तो जो ब्रोंकाइटिस है वो यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है। ब्रोंकाइटिस में और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसके बाद जो टॉपिक है वो COPD, कार्डियो ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, जो कि क्रोनिक कंडीशन है, वेरी टिपिकल, वेरी सीरियस और वेरी सीरियस कंडीशन है, जिसको प्रोग्रेसिवली जो कि डेवलप होता है, जो कि स्मोक के वजह से। इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लंग्स का वही है, तो उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में अगली टॉपिक जैसे जैसे जो आती जा रही है उसको पढ़ेंगे। तो लेक्चर डिले नहीं हो रहा है। लेक्चर क्या हो रहा है कि हम लेक्चर लेके आ रहे हैं, टॉपिक कंटेंट अच्छे अच्छे लेके आ रहे हैं। आप लोग परेशान ना होइए, स्टे ट्यून्ड रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।